गुड इवनिंग क्लास। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो हमारा टॉपिक है ट्रांसफार्मर का। ठीक है, एक बेसिक आइडिया आपको हम ट्रांसफार्मर का दे देते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। असल में एग्जैक्टली होता क्या है ट्रांसफार्मर। हमारे पास जो मशीन होती है, जितनी भी तरह की मशीन हम यूज करते हैं, वो मशीन बेसिकली दो तरह की हम लोग याद रखते हैं। कौन कौन सी? एक आपकी मोटर, एक आपकी जनरेटर। बट एक थर्ड टाइप भी होता है जिसको हम लोग ट्रांसफार्मर कहते हैं। मशीन मुख्यतः जो होती है हमारी, जिस चीज को हम समझते हैं, वो जो होता है फर्स्ट टाइप जो होता है हमारा मोटर, उसमें क्या होता है, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं और मैकेनिकल एनर्जी देते हैं मोटर में। सेकेंड टाइप जो होता है आपका जनरेटर, इसमें हम मैकेनिकल लेते हैं और इलेक्ट्रिकल देते हैं। एक थर्ड टाइप होता है आपका ट्रांसफार्मर, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, मशीन। ट्रांसफार्मर, इसमें क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में लेते हैं एनर्जी और इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ही देते हैं। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है ट्रांसफार्मर की। इसमें हमारे अभी तक क्या हो रहा था कि एनर्जी का मोड चेंज हो जा रहा था। ठीक है, मतलब एनर्जी इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में आती थी, वो मैग्नेटाइजिंग फॉर्म में कन्वर्ट होती थी और फिर मैकेनिकल में जाती थी। सिमिलरली मैकेनिकल फॉर्म में आती थी, मैग्नेटाइजिंग फॉर्म के थ्रू प्रोसेस होती थी और इलेक्ट्रिकल में जाती थी। बट ट्रांसफार्मर में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में इनपुट आता है, मैग्नेटाइजिंग फॉर्म में कन्वर्ट होता है, फिर वो अगेन इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ही आउटपुट जाता है इसका। ठीक है, तो फिलहाल हम इस टॉपिक में जहां इसके बारे में बात कर रहे हैं, हम बात करेंगे ट्रांसफार्मर के विषय में। क्या है ट्रांसफार्मर, कैसे होता है, क्या काम करता है, जो भी आपके दिमाग में सवाल है। सबसे पहली चीज कि जितने भी तरह की मशीन से हम पढ़ते हैं, इसको ट्रांसफार्मर को हम मशीन से अलग पढ़ते क्यों हैं, इसका कारण होता है क्योंकि किसी भी मशीन में कोई ना कोई एक पार्ट घूमता जरूर है। मोस्टली मशीन में ऐसा होता है, मोस्टली, नॉट ऑलवेज, सब में नहीं होता ऐसा। कुछ मशीन स्पेशल पर्पस की ऐसी होती है जिनमें कोई पार्ट मूव नहीं करता, बट फिर भी वो काम करती है। लेकिन बहुत कम जनरली मशीन को हम जो जानते हैं, उसमें एक पार्ट रोटर का जरूर होता है जो पार्ट मूव करता है। या तो एक पार्ट मूव करेगा या दोनों पार्ट मूव करते हैं। ट्रांसफार्मर एक लौती ऐसी मशीन है, या कह लो ऐसा इकलौता इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जिसका कोई भी पार्ट मूव नहीं करता, बट फिर भी ये काम करता है। क्यों काम करता है, समझिए इस चीज को। सबसे पहली चीज क्या है कि ट्रांसफार्मर जो है आपका, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अब इसमें होता क्या है, इसको इस फॉर्मूले से समझिए, फाई इज इक्वल्स टू पी ए। हम सबने इसको पढ़ा होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। ये बात हम जानते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। यानी अगर आपको ईएमएफ प्रोड्यूस करनी है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होना चाहिए। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होने के लिए हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इसके फाई को टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार हम डिफरेंशिएट कर देंगे, डी फाई बाई डी टी। यहां क्या होगा, फर्स्ट पार्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड पार्ट प्लस सेकेंड पार्ट इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। यानी डी फाई बाई डी टी की कंडीशन को पाने के लिए दो कंडीशन हो सकती है, या तो आपका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी बी फिक्स रहे और एरिया चेंज होता रहे, या फिर आपका एरिया फिक्स रहे और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी चेंज होती रहे। मतलब क्या है, जैसे कि मान लो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे एक मशीन और काम करती है, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्शन मशीन, पढ़ते हैं उसके बारे में। ठीक है, इंडक्शन मशीन और ट्रांसफार्मर दोनों के काम करने का तरीका यानी प्रिंसिपल सेम होता है, बट तरीका जो ऑपरेशन होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फिक्स रहे और एरिया चेंज होता रहे। मतलब क्या है कि आपका मशीन का कोई एक पार्ट घूमता रहे, एरिया चेंज होता रहे, मगर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी एकदम फिक्स रहे, तो भी क्या होगा आपका, तो भी आपका डी फाई बाई डी टी होगा, यानी
रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा। इस पे काम करता है आपका इंडक्शन मशीन। इंडक्शन मशीन में क्या होता है, एक पार्ट मूव करता रहता है, रोटर, da/dt होता रहता है और b फिक्स रहता है। ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एरिया फिक्स रहता है, यानी कोई पार्ट मूव नहीं करता और फ्लक्स में चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए, और ये फ्लक्स के चेंजेस क्या है, हमको दिखते नहीं है, इसलिए इसकी वजह से भी d∅dt होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होता है। तो d∅dt के लिए ये दो मेन रीजन है। तो ये प्रिंसिपल जो है वो है इंडक्शन मशीन का, और ये प्रिंसिपल जो है वो है ट्रांसफार्मर का, जिसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। ठीक है, इस प्रिंसिपल पे काम करती है इंडक्शन मशीन, इस प्रिंसिपल पे काम करता है ट्रांसफार्मर। यही रीजन है ट्रांसफार्मर में कोई भी पार्ट आपको मूव नहीं करता, एरिया वगैरह उसकी फिक्स रहती है, रोटेशन कहीं कुछ नहीं होता। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ट्रांसफार्मर का बेसिक आइडिया ले लेते हैं। ट्रांसफार्मर क्या है, क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके बारे में। ठीक है, देखो ट्रांसफार्मर सबसे पहली चीज क्या होता है, उसका एक थोड़ा सा इसका डायग्राम समझने की कोशिश कीजिएगा। ये ट्रांसफार्मर का कोर है, जिससे हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे अभी, और ये ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग है। ये भी कोर है। आप सबसे पहले फिगर पे ध्यान दीजिए, हमने एक तरफ वाइंडिंग ज्यादा रखी है, एक तरफ वाइंडिंग कम रखी है। इसका कारण क्या है वो समझाएंगे बात। इधर हमने सप्लाई दी एसी में, इधर हमने लगा दिया अपना लोड LOAD। यहां पे क्या हुआ, ईएमएफ प्रोड्यूस हुई E1। ईएमएफ यानी जो सोर्स का जो, जहां जो सोर्स से एनर्जी निकलती है, जो वोल्टेज निकलता है, उसको ईएमएफ कहते हैं। ठीक है, और करंट क्या हुआ I1, इसे प्राइमरी करंट कहते हैं। ठीक है, प्राइमरी करंट गया, इसके आसपास करंट ने फ्लो किया, और इसकी वजह से क्या हुआ, इसमें फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो गया। इस वायर में करंट के फ्लो करने की वजह से फ्लक्स जनरेट करना शुरू हो गया। ये हम सब लोग जानते हैं, बेसिक रूल्स हैं। ठीक, फ्लक्स जनरेट करना शुरू हुआ, तो इस फ्लक्स ने, फ्लक्स की डायरेक्शन आप लोग देख रहे हैं, ये यानी ऐसे आ रही है और इसमें जा रही है। तो ये डायरेक्शन है फ्लक्स का। वो फ्लक्स ने इस कोर को कट किया, फ्लक्स यहां से पास होता हुआ आया, कोर में घूमने लग गया। ये फ्लक्स ने जब इस वायर को कट किया, तो फिर इस वायर में इसकी वजह से फ्लक्स जनरेट होना शुरू हो गया। ठीक है, ये डायरेक्शन भी यही है, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, ये जनरेट होना शुरू हुआ। अब क्या है, ये सर्किट क्लोज है, यहां का जो ईएमएफ है ये E2, और इसकी वजह से क्योंकि सर्किट क्लोज है तो इसमें भी करंट फ्लो हुई I2। इसको समझिए अच्छी तरह से, यहां पर वोल्टेज जनरेट हुई है। ठीक है, क्योंकि ये सर्किट क्लोज है इसलिए प्राइमरी में करंट है I1 जब इसमें वायर्स में अलग अलग घूमती है तो इसकी वजह से इसमें फ्लक्स जनरेट होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरह बिहेव करने लगता है। ये फ्लक्स जनरेट होने की वजह से क्या होता है, इसमें फ्लक्स जनरेट होता है कोर में। कोर में जनरेट होने वाले फ्लक्स को बोलते हैं म्यूचुअल फ्लक्स, और ये जो फ्लक्स बाहर निकल गई है, क्योंकि ये फ्लक्स लीक कर रही है, तो इसको बोलते हैं लीकेज फ्लक्स। ये हमारे काम की नहीं होती, एक तरह का लॉस है ये। ठीक है, ये कोर वाली फ्लक्स जब जाके इस वायर को कट करती है, तो इस वायर में फिर फ्लक्स जनरेट होना शुरू होता है। अब क्योंकि ये सर्किट क्लोज है, इसलिए इसमें भी करंट फ्लो करती है, और यहां पर इस फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट हो जाता है। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट होता है, और ईएमएफ की वजह से फ्लक्स जनरेट होता है। दोनों बातें सत्य हैं। यहां पर ईएमएफ की वजह से फ्लक्स जनरेट हो रहा है, और यहां पर फ्लक्स की वजह से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये दोनों वाइस वर्सा है। इस तरह से हमारा ट्रांसफार्मर काम करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं होता, बट फिर भी यहां से वहां पे पावर ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। अगर ये टच करके करता तो कंडक्शन के प्रिंसिपल पे करता है, विदाउट टचिंग होता है इसलिए इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है।
ठीक है। ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ चीजें जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज, ट्रांसफार्मर में मेनली दो साइड्स होती हैं। एक साइड होती है आपकी प्राइमरी, दूसरी साइड होती है आपकी सेकेंडरी। इसको हम लोग प्राइमरी से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग सेकेंडरी से डिनोट करते हैं। जो भी हमारा इनपुट आता है एसी में, क्योंकि हमारा जो भी इनपुट आता है ये एसी में, वो हमारे यहाँ पे एक फिक्स फ्रीक्वेंसी आती है। हर कंट्री की अपनी अपनी होती है। इंडिया में 50 हर्ट्ज है। इसी वजह से जो इनपुट इधर आएगा वही आउटपुट इधर निकलता है आपका। ट्रांसफार्मर के केस में फ्रीक्वेंसी कंजर्व रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। एक इक्विपमेंट है जो फ्रीक्वेंसी चेंज करता है, जिसको हम लोग साइक्लो कन्वर्टर कहते हैं। उसके अलावा मोस्टली जो चीजें हैं वहां फ्रीक्वेंसी कंजर्व ही रहती है, मोस्टली, सब में नहीं कहता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर भी उन्हीं में से एक है। इसमें फ्रीक्वेंसी कंजर्व रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंडरी इज सेम। F1 इक्वल्स टू F2, दोनों सेम रहता है। दूसरा, ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी साइड की पावर होती है और जो सेकेंडरी साइड की पावर होती है वो सेम रहती है। आइडियली तो यही नियम है कि आपका जो प्राइमरी साइड का पावर है और सेकेंडरी साइड का पावर है दोनों सेम होना चाहिए। बट बहुत ही कम मात्रा में ट्रांसफार्मर में लॉस भी एग्जिस्ट करता है। प्रैक्टिकली ट्रांसफार्मर में बहुत कम मात्रा में लॉस एग्जिस्ट करता है। इस वजह से जो हमारी इनपुट पावर है और आउटपुट पावर, जो कि आइडियली सेम होनी चाहिए थी, इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमारी आइडियली सेम होनी चाहिए थी, लेकिन वहां पे होता क्या है कि इनपुट पावर आउटपुट पावर प्लस लॉस। प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर केस में ये सिचुएशन बनती है। और ये जो लॉस होता है ना, ये बहुत कम होता है। नियर अबाउट जो होता है बहुत ज्यादा होता है, तो 2% के आसपास होता है लॉस। ट्रांसफार्मर इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट डिवाइस दैट एवर वी हैड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ये बात याद रखिएगा। किसी भी तरह की कोई भी मशीन जो हम यूज करते हैं उनमें ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, किसी भी जनरेटर, किसी भी मोटर से ज्यादा। इसका कारण क्या है जानते हैं आप लोग? ट्रांसफार्मर में जो लॉस है वो हर मशीन में लॉस होते हैं। जैसे ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉस होते हैं, एक कोर लॉस है, कॉपर लॉस। वो मशीन में भी लॉस होते हैं, बट मशीन में एक लॉस ऐसा होता है जो ट्रांसफार्मर में हो ही नहीं सकता। वो लॉस होता है मशीन की घूमने की वजह से लॉस, जो उसका फ्रिक्शन और विंडेज लॉस होता है, मैकेनिकल लॉसेस कहते हैं जिसको, जो मशीन के रोटर की घूमने की वजह से होता है, वो ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट नहीं करता। और वो अच्छी खासी मात्रा में होता है। इवन यहां तक कि इंडक्शन मशीन में इन्हीं लॉसेस की वजह से जो लॉस की संख्या है वो चली जाती है 30 से 35% तक। बट ट्रांसफार्मर में क्योंकि ये लॉस नहीं होते हैं, तो ये कुल मिला के लॉस जाता है 2 से 3 या 4% तक। मैकेनिकल लॉसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इसलिए ट्रांसफार्मर में ये लॉसेस जो होते हैं बिल्कुल नल एंड वॉइड होते हैं, इसमें नहीं होते। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज ट्रांसफार्मर का, वो है ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट, उसको समझाना चाहते हैं। ठीक है, अगर वो इक्विवेलेंट सर्किट आपके समझ में आ गया तो समझो ट्रांसफार्मर समझ में आ गया। तो पहले ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा सा उसको समझाएंगे, देन हम उसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको समझाएंगे क्या होता है। देखिएगा ध्यान से। देखो, ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये इसकी वाइंडिंग है। अच्छा, मैंने एक चीज आपसे बोली थी कि मैंने पिछले डायग्राम में इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाए थे, नंबर ऑफ टर्न्स कम बनाए थे। उसका मेन कारण क्या था? उसका मेन कारण ये था कि ट्रांसफार्मर में किस साइड कितना वोल्टेज होगा ये डिपेंड करता है उस पर नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर जिस साइड का नंबर ऑफ टर्न्स जितना ज्यादा होता है उस साइड का वोल्टेज उतना ज्यादा होता है। और ट्रांसफार्मर मेनली दो प्रकार के माने जाते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और ये नाम जो होता है ये आउटपुट वोल्टेज के हिसाब से रखा जाता है। अगर आउटपुट की वोल्टेज आपकी ज्यादा है आपकी इनपुट की वोल्टेज से तो स्टेप अप हो जाएगा, अगर कम है तो स्टेप डाउन हो जाएगा। तो ये दोनों नाम जो होते हैं ना, ये डिपेंड करते हैं आपके आउटपुट की वोल्टेज के ऊपर। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर तब होगा जब आउटपुट की वोल्टेज जो है आपकी V2 इज ग्रेटर देन V1 होगा,
और स्टेप डाउन तब होगा, उसको हटा दे रहे हैं, और स्टेप डाउन आपका कब होगा, जब V2 इज लेस देन V1 होगा। और आपको भी बताया हमने कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, ये फेरे की संख्या है। तो जिधर साइड का नंबर ऑफ टर्न्स कम होगा उधर साइड की वोल्टेज कम होगी। पुराने वाले क्वेश्चन में इधर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा थे, इधर नंबर ऑफ टर्न्स कम थे, मान लो घटा देते हैं। तो ये जो देख के लग रहा था कि इधर की वोल्टेज, इधर का N1 और इधर को बोलते हैं N2, यहाँ पे N1 जो है N2 से ज्यादा है, इस वजह से V1 भी V2 से ज्यादा है। और ये सिचुएशन बताती है ये एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि सेकेंडरी की वोल्टेज प्राइमरी से कम है, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन था, क्योंकि Vn की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हम नंबर ऑफ टर्न्स देखकर ही बता सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप होगा कि स्टेप डाउन होगा। उसके लिए वोल्टेज जानने की जरूरत ही नहीं। जिधर ज्यादा फेरों की संख्या, अगर सेकेंडरी फेरों की संख्या प्राइमरी से ज्यादा है तो क्या होगा, स्टेप अप होगा। अगर सेकेंडरी की फेरों की संख्या नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी से कम है तो क्या होगा, स्टेप डाउन होगा। क्लियर हो गई ये बात। अब थोड़ा सा इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में बात करें। इक्विवेलेंट सर्किट में जो जो चीजें मेंशन करनी है, पहली तो जो तार हम वायर यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसको हम यहाँ पे रेजिस्टेंस से डिनोट कर देते हैं। दूसरा, जो फ्लक्स लीकेज जो बाहर निकल रहा था, ये वो भी लॉस था, बताया था हमने आपको, उसको हम यहाँ पर इंडक्टेंस से डिनोट कर देते हैं। ये प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस हो गया, प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस हो गया। सिमिलरली जो हमारा सेकेंडरी साइड है, सेकेंडरी साइड आपका, इसमें क्या है, इस वायर का रेजिस्टेंस जो है उसको हमने इससे दिखा दिया, और इसमें जो लीकेज फ्लक्स है जो लीक कर रहा था उसको हमने इंडक्टेंस से दिखा दिया। लोड, इसको ले लिया R2, इसको ले लिया X2, इसको ले लिया R1, इसको ले लिया X1। इधर की जो वोल्टेज है उसको दिखाया हमने V1, और इधर की जो वोल्टेज है लोड साइड की, इसको दिखा दिया हमने V2। इधर आने वाली करंट जो है वो हो गई I2, और इधर आने वाली करंट जो है ये हो गई I1। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। ये है प्राइमरी करंट, ये है सेकेंडरी करंट, ठीक है। एक चीज आप और जान लीजिए ट्रांसफार्मर बारे में, छोटी सी चीज है बता देता हूं, तब आपको इक्विवेलेंट सर्किट समझने में ज्यादा मजा आएगा। वो ये है, अगर आपका ट्रांसफार्मर नो लोड पे है, मान लो जैसे ट्रांसफार्मर है ये, और सेकेंडरी साइड आपका ओपन है, ठीक है, इसमें कोई लोड नहीं लगा हुआ है। प्राइमरी साइड में हमने सप्लाई दिया, प्राइमरी साइड का वोल्टेज हुआ V1, करंट हुआ I1। सेकेंडरी साइड में हमने कोई लोड नहीं दिया, नो लोड पे है, तो वोल्टेज तो होगा ही V2, बट करंट नहीं होगा, ऐसी बात नहीं होगा, ठीक है। और अगर सेकेंडरी साइड जब तक पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा, कोई लोड नहीं लगा हुआ, इधर कोई करंट होगा नहीं, क्योंकि करंट के बारे में आपको पता है कि जब तक वो सर्किट क्लोज ना हो तब तक करंट नहीं होता, ठीक है। तो उस हिसाब से तो यहाँ पे भी करंट नहीं फ्लो करना चाहिए। जब यहाँ पे पावर आएगी नहीं तो यहाँ पावर निकलेगी क्यों भाई, तुमको सप्लाई जब पावर की चाहिए होगी तभी तो यहाँ से पावर निकलेगी। और पावर क्या होता है, वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन। वोल्टेज की तो मजबूरी है, सर्किट ओपन हो चाहे क्लोज हो वोल्टेज होते हैं, बट अगर करंट नहीं होगी तो पावर कंप्लीट नहीं होगी। अब यहाँ करंट नहीं है, यानी यहाँ पावर की नीड नहीं है, तो यहाँ से पावर की सप्लाई भी नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे करंट नहीं होना चाहिए, भले सर्किट क्लोज है तो क्या हुआ, करंट का यूज तभी होगा क्योंकि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लिकेशन पावर होता है। अब पावर अगर यहाँ से चली तो पावर यहाँ पहुंचनी चाहिए, यहाँ पावर की डिमांड है नहीं, तो यहाँ से पावर चलेगी क्यों फिर। वोल्टेज हम हटा नहीं सकते क्योंकि सप्लाई हमने दे रखी है, तो वो तो V1 रहेगा, I1 को नहीं होना चाहिए था। जब यहाँ पे सप्लाई खुली है तो I1 क्यों हो रहा है यहाँ पर, इसका कारण क्या है कि जो हमारे जो वायर्स हैं उनकी जो रेजिस्टेंस है उनमें थोड़ा पावर यूज हो जाता है, एक तरह से लॉस है ये, ठीक है। तो वो करंट जो कि सेकेंडरी साइड में करंट ना होने के बावजूद भी उसलिए चलती है वहां से कि इस वायर की रेजिस्टेंस में यूज होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नो लोड करंट। इसको प्राइमरी करंट नहीं कहते, नो लोड करंट कहते हैं। इसको हम लोग डिनोट करते हैं I0 से। एक्चुअली वो होती है प्राइमरी करंट ही है, बट क्योंकि अब सेकेंडरी में करंट है ही नहीं इसलिए यहाँ पावर ही जनरेट नहीं हो रही, और जब इसकी पावर की डिमांड नहीं है तो इधर से पावर की सप्लाई क्या करने की होगी, और जब पावर की सप्लाई नहीं होगी तो मींस V × I नहीं होना चाहिए,
पावर क्या होता है, V इंटू आई। अब वोल्टेज तो दिखेगा ही दिखेगा, होगा ही होगा, करंट नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पर जो ये जो पावर निकल रही है V1 I नॉट, ये वाली पावर, ये वायर के अंदर ही यूज हो जा रही है, वायर में जो रेजिस्टेंस है उसकी वजह से खर्च हो जाएगी। यानी यहाँ पर लोड का काम कर रहा है वायर का खुद का रेजिस्टेंस। तो ये जो आपकी करंट है प्राइमरी साइड की, इसको हम लोग नो लोड करंट कहते हैं। और सिमिलरली अगर यहीं पर रेजिस्टेंस की जगह यहाँ पर ये लोड लगा होता मान लो, तो यहाँ पर हमको जरूरत पड़ती I2 की, तो अब ये I नॉट ना होकर क्या हो जाता, I1। यानी जो हमारा I1 होता है ये मेनली दो तरह के करंट से बना हुआ है, एक I नॉट नो लोड करंट जो वायर में यूज होती है, और एक I2 डैश वो करंट जो हमको सेकेंडरी के लिए चाहिए होती है, यानी उधर भेजने के लिए। I नॉट में दो मुख्य कारक होते हैं, एक I2 डैश वो करंट जो सेकेंडरी के लिए चाहिए, एक I नॉट जो अपने खुद के वायर्स के लिए यूज करनी पड़ती है इसको। तो अगर सेकेंडरी की करंट नहीं होगी ना तो सिर्फ ये वाला पोर्शन हट जाता है, I2 डैश ये पोर्शन हट जाता है, बट I नॉट तो रहेगा ही रहेगा। इसी वजह से जो हमारी प्राइमरी करंट है वो नो लोड करंट बन जाती है। इतनी बात क्लियर है? अब हम आते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। सबसे अच्छा टॉपिक है इक्विवेलेंट सर्किट। इसको अच्छे से देखिए आप लोगों ने, R1 होता है, X1 होता है, R2 होता है, X2 होता है। क्या क्या होता है? R1 क्या है? प्राइमरी साइड की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। X1 क्या है? जो लीकेज रिएक्टेंस है प्राइमरी साइड का वो, ठीक है। R2 क्या है? सेकेंडरी साइड की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस। X2 क्या है? सेकेंडरी साइड के लीकेज का रिएक्टेंस, ठीक है। बाकी V1 और V2 क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी के वोल्टेज। I1 और I2 क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी के करंट रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सर्किट की। इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर को लिखने का तरीका ही है, एक्स लिखते हैं, नीचे सफिक्स में ER लिख देते हैं, ठीक है। ट्रांसफार्मर को डिनोट करने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका बताया जाता है, ऐसा मैंने सुना था बचपन में, ये ठीक है। तो इसी के हिसाब से बनेगा ये। जिधर साइड ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उधर उतने फेरे ज्यादा दिखा दिए जाते हैं। ये क्या है आपका? प्राइमरी साइड का रेजिस्टेंस, अभी बताया था। ये क्या है? प्राइमरी साइड का रिएक्टेंस, ये भी बताया था। थोड़ा सा आगे तक के फेरे बनाते हैं तब मजा ज्यादा आएगा। ठीक है, दैट इज द साइन ऑफ इंडक्शन। ये इंडक्शन की चीजों को दिखाता है, मतलब विदाउट टचिंग पावर का ट्रांसफर। यहाँ पे हमें 3 फेरे दिखाए हैं, यानी ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यहाँ 4 है, यहाँ 2, मतलब यहाँ 2 फेरे, यहाँ 3 फेरे, ठीक है। ये सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, ये सेकेंडरी का रिएक्टेंस, ये हो गया आपका R2, ये हो गया आपका X2। ये सेकेंडरी साइड के वोल्टेज V2, ये सेकेंडरी प्राइमरी साइड के वोल्टेज V1। V1 आ गया, V2 आ गया, R1 आ गया, X1 आ गया, ठीक है। करंट I2। कोर के अंदर भी तो होगा भाई, कोर भी तो किसी मटेरियल का बना है, तो कोर का भी रेजिस्टेंस होगा। और कोर के अंदर भी तो फ्लक्स चल रही थी, म्यूचुअल फ्लक्स जो भी दिखाया था। एक तो लीकेज फ्लक्स थी और एक थी म्यूचुअल फ्लक्स जो कोर के अंदर चल रही थी, तो उसको भी तो दिखाना होगा। तो उसको दिखाते हैं प्राइमरी साइड में, इधर ही। कोर का रेजिस्टेंस, कोर का रिएक्टेंस, ठीक है। इसको दिखाते हैं R0 से, इसको डिनोट करते हैं X0 से, दैट इज R0 और दैट इज X0। करंट हमारी I1 ये क्या है आपकी? I1 प्राइमरी करंट है। आपको मैंने बोला था ये कोर वाले हिस्से में जो जाती है वो कौन सी करंट होती है? I0, जो कोर में यूज हो जाती है। बाकी जो बचती है I2 डैश वो आगे निकलती है, यानी हमारी I1 करंट 2 पोर्शन में टूटती है। अब क्योंकि हम लोग AC में हैं तो इसीलिए हम इस चीज को समझेंगे
कि जो I1 करंट है, I1 करंट इज द रिजल्टेंट ऑफ नो लोड करंट एंड करंट विच बिलोंग्स टू सेकेंडरी करंट। ये इस चीज को याद रखिएगा, इस चीज को आप लोग, ठीक है। I0 करंट जो जाएगी वो दो पोर्शन में यूज हो जाएगी। किस किस में यूज होगी? एक तो जो आपका कोर का रेजिस्टेंस है R0 उसमें, और एक आपका कोर के अंदर जो म्यूचुअल फ्लक्स है उसको दिखा रहा है X0 उसमें। तो ये I0 भी आगे जाके दो हिस्सों में टूट जाती है। कौन कौन सी? एक होता है IW और एक होता है I म्यू। IW कहते हैं हम लोग वॉटफुल करंट को, और I म्यू कहते हैं हम लोग मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है। तो IW मीन्स वॉटफुल करंट एंड I म्यू मीन्स मैग्नेटाइजिंग करंट। क्लियर? ठीक है। IW का जो फॉर्मूला, तो इसका मतलब क्या हुआ? I0 जो है ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, तो यहां हम इस चीज को लिख सकते हैं I0 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ IW स्क्वायर प्लस I म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो गया इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। इसमें जो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा पूछा जा सकता है वो ये है कि ट्रांसफार्मर के सर्किट के में जो भी आपने जो डायग्राम पूरा देखा है, ये तो समझ में आ गया होगा क्या है। इसमें वो कौन सी करंट है जो पावर फ्लो के लिए जिम्मेदार है, मतलब जिसकी वजह से यहां से वहां पावर फ्लो हो रहा है, वो कौन सी करंट है जिसकी वजह से पावर यहां से वहां फ्लो हो रहा है। देखिए I1 करंट में जो है R1 और X1 में जा रही है, यानी ये रेजिस्टेंस और लीकेज रिएक्टेंस में, तो इसका कोई यूज नहीं है, पावर फ्लो के लिए जिम्मेदार नहीं है। I2 करंट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस सेकेंडरी साइड में जा रही है। IW जो है आपका जो आपका कोर है उसके रेजिस्टेंस भी यूज हो जा रहा है, यानी ये भी लॉस में जा रहा है। एकमात्र I म्यू ही ऐसा करंट है, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि आपके म्यूचुअल फ्लक्स में यूज हो रहा है, मतलब यहां से वहां जो पावर ट्रांसफर हो रहा है वो X0 की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यानी जो कंपोनेंट करंट का रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, जो इस पूरे डायग्राम में एक ही ऐसा कंपोनेंट है जो काम का है, जो लॉस में यूज नहीं हो रहा है, वो है I म्यू। काम के सारे हैं, लेकिन फिलहाल उसके लिए कहा जाएगा कि पावर ट्रांसफर के लिए अगर रिस्पॉन्सिबल है कोई, तो वो आपका I म्यू है, ठीक है। चलिए आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखिए, ठीक, चलिए धन्यवाद, नमस्कार।